नमस्कार मित्रों, एमजी अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम गुर्जर आंदोलन के बारे में विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान में 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन माननीय श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी और उनके सुपुत्र के द्वारा चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के मेन उद्देश्य, लक्ष्य और क्या चीजें हैं कि आज 15 साल के बावजूद भी, 15 साल होने के बावजूद भी ये आंदोलन अपनी वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर पाया है। और क्या गुर्जर आंदोलन राजनीतिक अखाड़ा का एक केंद्र बन चुका है, या फिर गुर्जर समाज की भावनाओं के साथ एक राजनीतिक खेल बार बार हो रहा है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं मनराज गुर्जर और मैं आज राजस्थान की इस आंदोलन के पृष्ठभूमि में राजस्थान की राजनीति का भी विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप 3 चित्र यहां पर देख रहे हो, एक स्लाइड देख रहे हो जिसमें एक तरफ माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब है, दूसरी तरफ जहां पर गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर अपना टेंट लगाकर बैठे हैं, तीसरी तरफ एक सभा को संबोधित करते हुए माननीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी। इन 3 चीजों के आधार पर आप इस चीज को आंकिए कि गुर्जर आंदोलन की स्थिति क्या है। क्या पटरियों पर बैठने से, या फिर बार बार छक्का जाम करने से या रेल रोकने से आरक्षण की व्यवहारिकता सफल हो पाएगी, या फिर बार बार सरकार के आश्वासनों में आकर हम आरक्षण के इस चरमता के बिंदु को समाप्त कर देंगे? जब 2007 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो इस आंदोलन की एक स्पष्ट उद्देश्य, एक स्पष्ट लक्ष्य था कि गुर्जर समाज को 5% रिजर्वेशन दिलवाना है। क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत तो गुर्जर समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के भांति गुर्जर समाज स्वयं को एसटी के अंदर शामिल करवाना चाह रहा था। मगर क्या हुआ कि आंदोलन की शुरुआत होती है और गुर्जर आंदोलन ने अपने कई युवा साथियों की जान से भी हाथ धोना पड़ता है, मगर एक ही चीज उनको बार बार मिलती है, वो है आश्वासन। कब तक यह आश्वासन चलेगा और इस आश्वासन के पीछे सरकार का नजरिया क्या है, इसको देखने की जरूरत है। मैं जितना एनालिसिस कर पाया हूं राजस्थान की आरक्षण नीति को और जितना मैं इसको समझ पाया हूं, तो मैं देख रहा हूं कि इस बार के आंदोलन में वह जोश नहीं है जो पहले वाले आंदोलन में होता है। क्योंकि मित्रों, जब आंदोलन प्रारंभ होता है और प्रथम मर्तबा अगर उस आंदोलन को अपनी सफलता मिल जाती है तो माना जाता है कि आंदोलन सफल हो गया। मगर जब आप बार बार आंदोलन को रोकोगे, विराम दोगे, फिर शुरू करोगे, फिर विराम दोगे, तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन के साथ जुड़ने वाली भावनाएं, जोश, जज्बा सब समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में वह आंदोलन जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ खड़ा किया गया था, उसकी सफलता की तरफ वो नहीं जा पाता। यह गलती महात्मा गांधी जी से भी हुई थी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, सवर्ण आंदोलन अचानक वापस ले लिया, मगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बोला था करो या मरो। क्योंकि दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बाद उतना जोश है, जज्बा नहीं लगाता, क्योंकि लगता है कि जब आप चरमता पे हो, आपको प्राप्त होने वाली है चीजें और आप अचानक पीछे हो जा रहे हो। तो पहली बात तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि एक आंदोलन समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होता रहा है। शायद यही कारण है कि आज 15 साल बाद भी वापस
बेसला साहब को पटरी पर बैठना पड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा इस आंदोलन के अगर हम एनालिसिस करते हैं, इसको समझते हैं, तो कई लोगों ने बेसला साहब की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। इस आंदोलन के माध्यम से कई लोग नेता बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं और कई बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। यानी कि वह इस आंदोलन में आने के पीछे उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था, एक स्पष्ट लक्ष्य था। और वह लक्ष्य यह था कि हमें अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकेंगे। जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी के आंदोलन का फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, उसी प्रकार यहां पर बेसला साहब को भी अन्ना बनाने के लिए कई लोग निरंतर प्रयास करते रहे और वह इस आंदोलन से निकल गए। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं एक गुर्जर नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, हिम्मत सिंह गुर्जर साहब आदरणीय हैं, वह इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, सरकार से जाके समझौता कर रहे हैं। मैं पहले एक चीज कहना चाहूंगा, हिम्मत सिंह साहब, आप एक चीज ध्यान से सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। यह आंदोलन बेसला साहब की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ था और बेसला साहब की सहमति के बिना आप किस प्रकार का समझौता सरकार के साथ कर रहे हो। और क्या आप ईमानदारी से अपनी गर्भान में झांक कर भी देखिएगा कि जब आंदोलन से आप उभर कर आए, गुर्जर नेता बने, बड़े समासी बनते हो आपने क्या इस गुर्जर आंदोलन की आड़ में विधायकी का टिकट नहीं मांगा था पायलट साहब से? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया ना। आप कैसे आगे आए, आपका नाम कैसे हुआ? बेसला साहब के बिना आपका अस्तित्व था। मगर आज इस प्रकार के कई नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए और गुर्जर आंदोलन को अब शिक्षा दे रहे हैं कि भैया आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी मुझे इस आंदोलन में अभी लग रही है वो ये लग रही है कि सरकार का जो नजरिया है ना, वो टाल मटोल का लगातार होता जा रहा है। हाँ, हम करेंगे, बैकलॉग देंगे, 5% आरक्षण देंगे, नवी अनुसूची में डलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वह करेंगे। कब करोगे? आप स्पष्ट कीजिए, 3 दिन में करेंगे, कर दीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा, बेसला साहब कर देंगे। आप बोलिए हाँ ये बैकलॉग हम 2 दिन में नोटिस निकाल रहे हैं, आप अथॉरिटी सरकार हो, आपसे कुछ भी कर सकते हो, करवा लीजिए। क्यों आप इस आंदोलन को बार बार आगे बढ़ाने की तरफ सोचते हो? या आपके मन में ऐसी क्या चीज है कि इस आंदोलन को आप डाउन करना चाहते हो हमेशा इसको? तो इसलिए मैं एक सलाह, मैं इतना तो क्या कर सकता हूं, बेसला साहब को आदरणीय समाज के बड़े नेता हैं, मगर मेरा निवेदन है कि इस बार आप आर या पार की लड़ाई लड़िए। इसलिए मैंने एक स्लाइड में लिखा है, करो या मरो। ये विजय बेसला जी ने कहा था कि 9 नवंबर से तेज होगा गुर्जर आंदोलन, राज्य भर में किया जाएगा चक्का जाम। तो इसलिए क्योंकि अगर लक्ष्य को पाना है तो संघर्ष करो, संगठित हो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। बेसला साहब अंबेडकर जी की कुछ लाइनें हैं, उनको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना तो हमें मिलेगा नहीं। और बार बार हम इस सरकार के छलवे में आकर अगर इस आंदोलन की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ जाएंगे या उसको रोक देंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आपके प्रति जो संवेदना होती है, आपके प्रति जो जोश होता है, आपके प्रति जो धारणा होती है, उस धारणा में कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। और आप इसको पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए, अब आप इसको पॉलिटिक्स से दूर हो जाइए, क्योंकि गलतियां तो बेसला साहब से भी हुई है। गलती बेसला साहब से ये हुई है कि बेसला साहब पहले 2004 में, शायद जहां मैं जितना याद कर पा रहा हूं, 2004 या 2008-9 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ जाते हैं, सांसद का 317 वोटों से हार जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, 100 गहलोत का समर्थन कर देते हैं, फिर दोबारा बीजेपी में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी भी साहब यहां तय करती है कि आप क्या सोच रहे हो। और मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछ ही लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि इसको पूछना नहीं चाहिए, आपको पूछना मेरा का वाजिब है, अधिकार है, समाज का हूं, आपका बच्चा हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में कहीं अपने सुपुत्र विजय बेसला जी का राजनीतिक कैरियर तो नहीं देख रहे हो? देख रहे हो, अच्छी बात है, देखना चाहिए, मगर समाज के साथ नहीं। समाज के साथ धोखा नहीं होना चाहिए साहब। अगर समाज के साथ धोखा होगा तो फिर समाज कैसे धोखा करता है समाज को अच्छी तरह से पता होता है। या तो आप वो अलग मत जगाइए,
या तो आप उनके अंदर ये क्रांति मत जगाइए, और जगा रहे हो तो उसको लड़िए, उसके लिए काम कीजिए। इसलिए इस आंदोलन की ये कमियां हैं, इनको देखना चाहिए। गुर्जर आंदोलन क्या है, कैसे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। और इसको देखोगे, इसको समझोगे, तभी हम इसको कुछ कर पाएंगे, तभी हम अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो लाइव आए थे पेलूपुरा से विजय बेसला साहब, उन्होंने कहा था गुर्जर आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, मगर कितना जोश जज्बा है और कितनी आपकी नीति है, आपके अंदर डेलिब्रेटिव सिस्टम कितना है, विमर्शात्मक सिस्टम कितना है, यह भी तो आपको देखना होगा। क्योंकि आपको पता है आप पीलूपुरा में डटे हुए हो, मगर जो अलग जो जगी थी पहले के आंदोलनों में वह नहीं है अब की बार, वह जोश नहीं है अब की बार, वह जज्बा नहीं है अब की बार। उस जोश और जज्बे को लाने के लिए समाज का विश्वास जीतना होगा। हाँ, इस बार पटरी से तभी उठना होगा जब कुछ हो जाए है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए ये आंदोलन को जितना गति से आगे बढ़ना चाहिए था, जितनी स्पीड से इसको आगे की तरफ जाना चाहिए था, वो उतना नहीं जा पाया है। इसके पीछे कुछ तमाम कारण रहे होंगे, ये अलग बात है, इस पर हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब तार्किक प्राणी हैं और हम इससे सीख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे अंदर। तो हमने तो राष्ट्रीय संग्राम की आंदोलन किया था, हमने तो राष्ट्रीय संग्राम किया था, नेशनल मूवमेंट चलाया था आजादी के लिए, और गांधी जी का नेतृत्व, गांधी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े थे। वहां से कुछ सीखिए, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से कुछ सीखिए कि किस प्रकार से एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए कुछ लोग जुड़ जाते हैं फिर हट जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप आंदोलन कर रहे हो, समाज के हितों के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, करिए, बहुत अच्छे से करिए, मगर कुछ पाइए, क्योंकि बार बार आंदोलन से, हाईलाइट होने से, मीडिया में अपना प्रचार प्रसार करने से कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरी बात दोस्तों, जब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं तो इस आंदोलन के कुछ संवैधानिक एंगलों को भी हम देख लेते हैं। संवैधानिक एंगलों की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि एक 1992 में एक केस आया था, इंदिरा साहनी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण होगा तो वह मान्य नहीं होगा, वह रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप में। और अब यहां पर 50%, क्योंकि 49 ऑलरेडी है, 1% ये दे रहे हैं हमें, और 4% 5% करते हैं तो 54 हो रहा है। और जब वो इंप्लीमेंट भी करते हैं तो वहां हाई कोर्ट पे जाके कोई स्टे लगा देता है, उसको रुकवा देता है। इसलिए या तो गुर्जर समाज को स्पष्ट मांग ये रखना चाहिए कि ये 5% वाला आरक्षण हमें मत दीजिए, आप हमें पूरी तरह से एसटी में शामिल कर लीजिए। या फिर नवी अनुसूची की आप बात कर रहे हो तो नवी अनुसूची का मतलब भी ये नहीं है कि उस पर रिव्यू नहीं किया जा सकता, नवी अनुसूची पर भी रिव्यू किया जा सकता है। क्योंकि 2007 में एक केस आया था, कोल्हा केस, उसके अंदर यह बताया गया था कि नवी अनुसूची में 1973 के बाद डले हुए विषयों को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, और पाता है कि वह गलत है तो उसको समाप्त भी कर सकता है। इसलिए मित्रों, संवैधानिक तौर पर हम देखें या वैधानिक तौर पर हम देखें तो 5% आरक्षण मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि वह एक संवैधानिक सीमा का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और जब कोई चीज संविधान का उल्लंघन करती है तो वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होती है, और जब मूल ढांचे के विपरीत वह है तो उसका नुकसान यह होता है कि वह समाप्त मानी जाएगी। इसलिए अब एक अलग स्पष्ट रणनीति के साथ काम करना होगा। रणनीति क्या होगी यह आपको तय करना है, ये रणनीति क्या होगी ये समाज के लोगों को तय करना है, ये बेसला साहब को तय करना है, विजय बेसला जी को तय करना है। नेतृत्व कोई भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी नेतृत्व करवाइए, यह आपका मैटर है, आप जिस प्रकार से कर सकते हो उस प्रकार से कीजिए। मगर यहां पर हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि हम कैसे नेतृत्व देंगे, किस प्रकार का नेतृत्व देंगे, और उसको रिजर्वेशन की तरफ कैसे रुख करवाएंगे, ये बात देखने वाली है। साथ ही मित्रों, मैं एक बात और कह देता हूं कि आरक्षण की लड़ाई या अपने हकों के लिए लड़ाई ये चलती रहेगी। इस
इसके चक्कर में मैं समस्त गुर्जर समाज के युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई को कमजोर ना होने दें, अपने आप को मजबूत कीजिए। और मजबूत तब करोगे जब आप मेहनत करोगे, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, और अपने आप को मजबूत तब कर पाओगे जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे। इसलिए आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, मगर आंदोलन के चक्कर में कहीं आप अपनी पढ़ाई लिखाई को मत रोक दीजिएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे, आप अच्छे से मेहनत करोगे, तो हो सकता है बिना आंदोलन, बिना रिजर्वेशन के भी आप अचीवमेंट पालो। और जो ये पिछड़ा आप अपने आप को हम मानते हैं राजस्थान में, हम मजबूत होंगे, मगर मजबूत होने के लिए पहले शिक्षित होना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। शिक्षित होने के बाद संगठित होना होगा, और फिर संगठित होने के बाद संघर्ष करना होगा। गुर्जर आंदोलन का अब आगे क्या रहने वाला है, तो अभी हाल ही में ऐलान किया है विजय बेसला साहब ने कि 9 नवंबर से अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, जो मांगे उनकी हैं 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की, 1200 कुछ पदों का बैकलॉग देने की, 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवाने की, गुर्जर छात्रावास, महिला छात्रावास जो लड़कियों के लिए, उनके लिए देवनयन योजना के तहत स्कूटी वितरण के उसको इम्प्लीमेंट करने की, ये सब जो सारी मांगे हैं, उन मांगे को अगर नहीं माना गया तो गुर्जर 9 नवंबर से पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेंगे। मैं फिर एक निवेदन सभी गुर्जर साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप आंदोलन करोगे या चक्का जाम करोगे तो आपसे एक नंबर निवेदन यह है कि उस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को ना रोके। किसी को अगर एम्बुलेंस से कहीं जाना है, हेल्थ इश्यू है, तो आप उनको ना रोके। कोई डिलीवरी है, उसको एम्बुलेंस से जाना है, उनको ना रोके। उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, किसी भी प्रकार की आगजनी ना करें, किसी भी प्रकार का पथराव ना करें। क्योंकि दोस्तों इसके साथ, क्योंकि हमारी जो इतिहास रहा है, हमारा इतिहास रहा है संघर्ष करने का, उपद्रव करने का नहीं रहा है। और उपद्रव करके हम एक अच्छा मैसेज समाज और राष्ट्र को नहीं दे सकते। इसलिए अगर आप 9 नवंबर से आंदोलन करना चाहते हो, कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला साहब का आप सपोर्ट करना चाहते हो, कीजिए। मगर एक नंबर निवेदन यह है कि अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए, अहिंसात्मक तौर पर निष्क्रिय प्रतिरोध का सामना करते हुए, उसको अपनाते हुए मित्रों, किसी भी प्रकार की आगजनी, भड़काऊ भाषण या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सेवाओं को ना रोके। क्योंकि हमारे लिए आग से ज्यादा मानवता है, और उस मानवता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आज इस आंदोलन के माध्यम से, मेरा एक बहुत दिनों से मन था कि मैं इसके एक विश्लेषण करूं, इसको आप लोगों को समझाऊं कि गुर्जर आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है, ये गुर्जर आंदोलन किस तरफ जा रहा है, इसकी कमियां क्या रह गई हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसको समझोगे। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच।